नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर में और लक्ष्मी नगर में हमारे साथ लक्ष्मी नगर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनका नाम है विमल कुमार सक्सेना। हम इनसे खुद बात करेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। क्या बोलेंगे चुनाव के बारे में? आखिर ये चुनाव जो आप लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। चुनाव का वक्त है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और हमने भी अपना मन बना लिया है कि जो ये राजनीतिक प्रदूषण फैला हुआ है इसको कैसे समाप्त किया जाए। लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे छोड़ के इसमें आ जाते हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की फ्रीबीज बट रही हैं। जनता हर बार चुनाव आते हैं, जनता से वायदे किए जाते हैं और चुनावों के बाद जनता ठगी सी रह जाती है। हमारा ये कहना है कि इस बार जनता ठगी ना रह जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि जनता से जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे हों, अन्यथा उन पार्टियों को, उन नेताओं को इस बात का ध्यान रहे कि ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, ये जब अपनी पे आ जाती है तो बड़े बड़े नेताओं को कुर्सी से उतार देती है। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं और पार्टीलेस डेमोक्रेसी और फिर एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना, ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। जो जनता है, आम जनता, हमें ख्याल है कि बहुत सी ऐसी जनता भी होगी जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या बताना चाहिए? जी, आप ध्यान दीजिए कि कितने पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता कितने हैं, है ना। वो बेचारे मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, दरी बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, मगर उनके पास एक ही कमी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता और वो जी हजूरी नहीं कर सकते। वो क्रांतिकारी लोग होते हैं मगर पार्टियां उनको टिकट नहीं देती। कारण क्या होता है, पार्टी में विचारधारा होती है, उस विचारधारा से वो कार्यकर्ता जुड़ा होता है, लेकिन आखिर में वो ये देखता है कि विचारधारा नहीं चल रही है, विचारधारा से भी ऊपर कुछ लोग हैं जो अपनी चला रहे हैं। नहीं, इसको आप अनुशासन के तौर पे भी देख सकते हैं। एक पार्टी के अंतर्गत अनुशासन होनी चाहिए और कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार में भी एक मुखिया बना के रखा जाता है, सबका नहीं चल सकता है। तो कई बार कोई परिवार होता है कि एक मुखिया जो है परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है, लेकिन जब हर कोई अपनी चलाने लगते हैं, अपनी बातें करने लगते हैं, तो फिर वो परिवार भी बिखर जाता है। तो पार्टी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुखिया होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुखिया किसी की सुने ही ना। ये लोकतंत्र है और हम उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्टियों में लोकतंत्र नाम नहीं बचा है अब। लोकतंत्र कहने को वो कहते हैं कि हमारे संगठन में लोकतंत्र है, लेकिन होता नहीं है, और वो होता भी है तो लोग मानते नहीं हैं। जो शीर्ष नेता हैं वो चलने नहीं देते। चलने से मतलब मेरा यह है कि अगर कोई अपना विचार रखना, वो विचार ही तो रखना चाहता है, वो आप मानिए मत मानिए, लेकिन आप विचार भी रखने नहीं दे रहे हैं। अगर आपने जरा सी भी उसने कोई विचारधारा के खिलाफ बात कर दी, आपकी जो बातों के खिलाफ दो शब्द भी उसने बता दिए, कोई सलाह दे दी, तो आप उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हमारा कहना यह है कि इन राजनीतिक पार्टियों में पार्टी बाजी हो रही है। पार्टी बाजी का मतलब यही है कि इनकी जो कार्यशैली है वो बड़ी ही विकृत रूप धारण कर चुकी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर भी पार्टी है, ये पार्टी वाली जो बात है, और इसीलिए आप पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि यहाँ फिर जो है उम्मीदवार का चेहरा जाना जाए, उम्मीदवार का जो कर्म है वो जाना जाए, उसे पहचाना जाए। क्या बताएंगे, जो लक्ष्मी नगर विधानसभा चुनाव आपने इसी में यही क्षेत्र आपने चुना, आखिर यही क्षेत्र क्यों चुना? हाँ, ये मेरी कर्म भूमि रही है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक सरकारी सेवा में कार्यरत था, सरकारी ऑफिसर था, और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, सेवानिवृत्ति ली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। तब मैं यहाँ पर लगा था हमें कि कुछ संगठन देश को बदलना चाह रहे हैं, एक नई क्रांति आ रही है, राजनीति में परिवर्तन आ रहा है, तो हम नौकरी छोड़ के उनके साथ लग गए। बाद में लगा कि नहीं, हम उसी राजनीतिक दलदल में फंस गए और वो दलदली इन दलों की है। अर्थात ये कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं मगर ये पार्टी बाजी कर रहे होते हैं। इनकी कार्यशैली किसमें लग गए, थोड़ा बताएं, क्योंकि जो आम जनता है वो भी जानना चाहेगी कि किस पार्टी के साथ अगर आप जुड़े तो। मैं अन्ना आंदोलन में शामिल हुआ था, जिसका मुख्य विचार था अन्ना जी का शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, त्याग, अपमान सहने की शक्ति और निष्कलंक जीवन। इसमें जब हम जुड़े तो एक पार्टी, नई पार्टी का उदय हुआ, आंदोलन से उदय हुआ, और वो पार्टी में जब हम जुड़े तो आम आदमी पार्टी कहलाई। बाद में हमने देखा इसका भी स्वभाव
और प्रकृति उसी तरह की होती जा रही है जैसी दूसरी पार्टियों की थी। ये कीचड़ साफ करने आए थे और कीचड़ में ही फंस गए, कीचड़ में ही इनके दाग लग गए। तो हमारा ये कहना है, पार्टी लेस हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो इस तरह का हो कि भाई उम्मीदवार, आप कौन होते हैं उम्मीदवार चुनने वाले? एक आदमी में काबिलियत है, आपने एक बनाया हुआ है, आप क्या करते हैं, पैराशूट कैंडिडेट भेज देते हैं, क्योंकि उसके पास अलग तरह की चीज़ें हैं। वो आपको पार्टी को मतलब फंड दे रहा है, इसलिए आप उसे चुन रहे हैं। उसने कहीं क्षेत्र में जनसेवा नहीं करी, कहीं वो कभी दिखाई नहीं दिया, और आप उसको चुन कर गए क्योंकि आपका सिंबल उसे जिताता है। आपको किसी से मतलब नहीं है कौन जनता की सेवा कर रहा है कौन नहीं। हमारा कहना ये है कि अब राजनेता नहीं जनसेवक चुनो, राजनीति नहीं राष्ट्रभक्ति करो। नहीं, जब आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो एक पार्टी के अंदर जो पार्टी की सेवा होती है, तो पार्टी की सेवा कैसे की जाती है? पार्टी के सेवा के अंतर्गत भी इस तरह के कार्य आते हैं कि वो लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा अंततः जनता को ही होता है। राहत कार्य जिस तरीके से चलाते हैं एक पार्टी के नाम पे, तो उसका फ़ायदा भी जनता को होता है, आम जनता को होता है। तो अगर कोई एक पार्टी के अंदर रह के अनुशासन में कोई कार्य कर रहा है और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो फिर आप उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपने कहा पार्टी में कैंप लगाते हैं समाज सेवा के, क्या ये कैंप बहुत ज़रूरी है? मैंने भी लगाए हैं, लेकिन अब आके मुझे एहसास होता है जब मैंने कोरोना काल देखा कि पार्टियां बड़े बड़े कैंप लगा रहे होते हैं, चुनाव के दौरान तो गेट के बाहर ही बैठ जाते हैं थोड़ी दूरी पर अपने तख्त टेंट वेंट लगा के। तो मैंने जब कोरोना काल आया और वहाँ लोगों को मरते हुए देखा, तब मुझे लगा कि यहाँ पार्टियों के टेंट क्यों नहीं लगे, यहाँ समाज सेवा क्यों नहीं हुई, यहाँ जब लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, तो इन राजनीतिक पार्टियों ने उनकी सेवा क्यों नहीं करी। तो मेरा एक और मानना है, लोग भंडारा लगाते हैं, क्या भंडारा लगाना जनता की ड्यूटी है? लोग आई चेकअप कैंप लगाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, लोग प्लांटेशन करते हैं, तरह तरह के कैंप। इवन आजकल एक और नया फैशन चला है, फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाना शुरू कर देना। क्या फ्लाईओवर पढ़ाने के लिए है? मेरा ये कहना है, हमने जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजा है वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, उनके विभाग हैं। जिसका शिक्षा विभाग है वो शिक्षा का ध्यान दे, जिसका खाद्य विभाग है वो खाद्य का ध्यान दे। क्या ज़रूरत है हेल्थ चेकअप कैंप लगाने की, है ना? तो वो चेकअप कैंप सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इतना ध्यान रखे तो ये चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह तरह तरह के कैंपें लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े जनता को। आप जो लक्ष्मी नगर की जनता है, लक्ष्मी नगर के आप खुद भी निवासी हैं जी, आप बताएं कि वो किस तरीके से त्रस्त है। उसके लिए अगर कोई सामने उसके सामने किसी तरह की कोई समस्या है जी। तो आप उसे किस रूप में देखते हैं? कौन सी बात है ऐसी जिसे आप समस्या समझते हैं? हाँ, लक्ष्मी नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो कॉमन दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं, और एक विशेषकर लक्ष्मी नगर की। लक्ष्मी नगर के चौराहों पर ई रिक्शा खड़े होते हैं, ऑटो खड़े होते हैं, वो आधी से ज़्यादा सड़क घेर लेते हैं, जाम लग जाता है। एक समस्या यह है। दूसरा है पानी की समस्या। पानी शुद्ध जल जो की आपूर्ति नहीं होती है, सीवर से मिल के लाइनों में जल आ रहा होता है पीने का। तीसरी है कि जैसे ही मतलब जो है बारिश होती है तो हमारे विकास मार्ग जो है पानी से डूब जाता है, लोगों को सड़क पार करने में परेशानी होती है ना? आप साफ सफाई का देखें तो आप एक बार रात को चक्कर लगाएं सड़कों पे, सारा कूड़ा सड़कों पे पड़ा होता है और हम कह रहे हैं हमने सफाई कर दी। हमारे बिल्कुल लगती हुई यमुना है, यमुना से इतनी स्मेल उठती है। आपको जब यमुना का पुल पार करना होता है, इस क्षेत्र निवासियों को यमुना का पुल पार करना होता है, वो पार नहीं कर पाते, इतनी बदबू उसमें आ रही होती है। जिन नदियों को हमने जीवनदायिनी माना था, वो नदियाँ जो है जीवनदायिनी नहीं रही, बल्कि वो जब नदियाँ वो अभिशाप बनती जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने उन नदियों का ऐसा हाल कर दिया। ये सरकारें ध्यान नहीं देती, पैसा तो अलॉट होता है मगर काम नहीं होता, नीतियाँ तो हैं मगर नीयत साफ नहीं है इनकी। तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और ये सब चीज़ें ठीक किए जाए। यहाँ पर एक आप देखिएगा, एक सबवे है, मतलब रेलवे के नीचे से रास्ता है जो स्कूल ब्लॉक को और पांडनगर को जोड़ता है। हम इतनी फ्री बीज बांटने में लगे हुए हैं, एक सड़क नहीं बन के दे रही वहाँ पर कि लोग आराम से जा सकें। लोग सुनसान रास्ते से निकल करके तब स्कूल ब्लॉक वाले पांडनगर वाले स्कूल ब्लॉक पहुँचते हैं। बिल्कुल, हम आपसे स्कूलों का मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, स्कूलों में व्यवस्था देखिए। वो विनोद नगर का स्कूल तो ठीक हो गया क्योंकि वो किसी एक विशेष मंत्री के उसमें आता था विधानसभा में। बाकी स्कूलों का क्या हाल है? कितने स्कूलों में स्विमिंग पूल बने, कितनों में फर्नीचर बढ़िया आया, कितनों में शिक्षा में सुधार हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये कहने को कुछ और करने को कुछ और है।
फ्रीबीज जो बांटते हैं उसके बारे में मेरा ये कहना है कि आप बसें का टिकट फ्री कर रहे हैं, जिसके पास बस का टिकट लेने की क्षमता है ना, वो महिला जो नौकरी कर रही है, अच्छा खासी तनख्वाह कमा के ला रही है, क्या वो बस का टिकट नहीं दे सकती? जिनको जरूरत है, यानी जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनको सुविधाएं दीजिए, उनको छूट दीजिए। तो आप क्या मानते हैं जो लक्ष्मीनगर विधानसभा चुनाव ये आप लड़ रहे हैं, इसमें आपकी जीत पक्की है? बिल्कुल, वो इसलिए कि ये जो फ्री बीज बांट रहे हैं, है ना, कोई कह रहा है 2100 देंगे महिलाओं को, कोई कह रहा है 3100 देंगे, कोई कह रहा है उससे कहीं ज़्यादा देंगे। मेरा ये मानना है इस तरह की फ्री बीज अधिकतर चुनावों में घोषणा की जाती है, जिससे वोटरों को रिझाया जाए, वोटर उनके पक्ष में मतदान करें। मेरा लोगों से कहना है कि आप इनसे पूछिए ये कितने लोगों को देंगे, कितना पैसा इसमें खर्च होगा, बजट कितना होगा, दिल्ली सरकार का भी बजट कितना है, उसमें से ये पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं बनकर ना रह जाएं, पब्लिक को वोट लेने के लिए ये इस तरह की रिझाएं नहीं, इनको आकर्षित ना करें, क्योंकि अगर ये आकर्षित नहीं कर सकते हैं, इसे एक लालच बोल सकते हैं, झांसा देना बोल सकते हैं। जो आम जनता है उसे चुनाव के पहले बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नतीजा कुछ और दिखता है। जो वादे किए जाते हैं उनमें से बहुत से वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम एफिडेविट की बात कर रहे हैं, आप जो है जो जनता का वोट लेने की बात कर रहे हैं, उसमें आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जनता का बहुत सा कहना है कि ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं कि पहले क्या है, ये थोड़ा समझाइएगा। हाँ, मैंने इसमें एफिडेविट में ये कहा है कि जो भी जनता से वायदे किए जाएं वो लिखित रूप में किए जाएं, और उसमें लिखा जाए शर्तों में एफिडेविट की कि अगर मैं इस वायदों को पूरा नहीं कर सका तो इसे जनता से वोट लेने की ठगी माना जाए और मेरा चुनाव निरस्त किया जाए, मुझे पद से हटाया जाए, और जिस पार्टी ने किया उस पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे लोग आगे से जनता को इस तरह की ठगी ना कर सकें। तो ये एक अपने आप में खास बात है। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं अब संपत्ति घोषित करता हूँ, अगर उसमें मेरी आय जोड़ दी जाए, जो पद से जुड़ी हुई आय होती है वो मुझे मिलेगी। अगर किसी भी समय उससे अधिक संपत्ति मानी जाए तो उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया जाए या उस राज्य की संपत्ति घोषित किया जाए जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि लोग पार्टियाँ बदल लेते हैं। एक पार्टी से जीत के गए, पता चला उसकी सरकार नहीं बन रही है, दूसरी पार्टी वाले जिसकी सरकार बन रही है उन्होंने लालच दिया कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, और हम जुड़ गए तो उन्होंने मंत्री वगैरह का लालच दिया, पद का लालच दिया और तरह तरह के लालच दिए, तो वो जुड़ गए अपना छोड़ के। मेरा ये मानना ये था कि आपने जनमत का ये अनादर किया है। आपको एक पार्टी ने ए पार्टी के पक्ष में उस कैंडिडेट को वोट दिया, तो नेचुरली है कि बी का विरोध किया। आप चुनाव के बाद लालच के चक्कर में बी से जुड़ गए, तो ये फिर उस चुनाव कराने का फायदा ही क्या हुआ कि जिस पार्टी ने जिन क्षेत्र के लोगों ने उस पार्टी के खिलाफ मत दिया था आप उसी में जुड़ गए। तो मेरा ये कहना है, अगर आपको उससे जुड़ना ही है तो अपनी जिस पार्टी से आप चुनाव जीते वहाँ से रिजाइन करिए, और रिजाइन करने के बाद दोबारा चुनाव होगा तो आप फिर उस पार्टी से खड़े होइए, फिर चुनाव जीतिए, फिर उसमें जुड़िए। तो ये जनता को धोखा ना दीजिए, नहीं तो जो चुनाव आयोग चुनाव में इतना पैसा खर्च करता है सब बेकार चला जाता है। आप एफिडेविट करेंगे, किससे एफिडेविट करेंगे? हाँ, ये एफिडेविट उम्मीदवार करेगा और वो उसकी प्रतियां जनता को बांटेगा, जिससे जनता उसकी कॉपी अपने पास रखे, और रखने पर अगर वो काम नहीं करता है तो जनता उस पर कार्रवाई कर सके। तो ये लक्ष्मीनगर विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें आप अपनी स्थिति क्या देखते हैं? क्योंकि आजकल जो चुनाव का माहौल है इसमें धन बल का भी बात किया जाता है, बहुत से पैसे खर्च किए जाते हैं, बहुत सी पार्टी, बहुत से नेता केवल पैसे बांटकर, पैसे खर्च करके चुनाव जीत जाते हैं। इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात करी। धर्म की बात करते हैं। मेरा धर्म, भाई साहब, अगर मेरा धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है। मेरा अगर धर्म ग्रंथ है सबसे पहले, बाकी मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो एक अलग चीज़ है। मैं भी हिंदू धर्म का आदमी हूँ, मैं भी हिंदू धर्म ग्रंथों को मानता हूँ, लेकिन अगर मैं राष्ट्र की बात करता हूँ तो मेरा धर्म राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, वो सर्वोपरि है। और राष्ट्र ग्रंथ मेरा भारत का संविधान है, जिसमें मेरी श्रद्धा आस्था है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों के साथ ये चीज़ें हों, और ये सब चीज़ों का वायदा हमने इसलिए किया है कि हम जनता का भला चाहते हैं। हर चुनाव के बाद जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। लोग तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लोग उनके गुण गा रहे होते हैं, उनसे विरोध कर रहे होते हैं। मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है आपको क्या ज़रूरत है विरोध करने की?
आप तो सीधा सा एक शपथ पत्र लो और उसे काम करना पड़ेगा। तो हमारा शपथ पत्र ही हमारी जीत की दावेदारी को पक्का कर रहा है कि हम, और लोग सिर्फ वायदे कर रहे हैं, हम वायदे नहीं, हम अपने इरादे भी दिखा रहे हैं। हमने लिख करके शपथ पत्र दिया है, हमने अपने हाथ कटवाए हैं कि हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो अब तक लोग चलते आए हैं, अब तक पार्टियां चलती आई हैं। अर्थात हम पे लोग जब चाहेंगे तब कार्रवाई कर देंगे। तो ऐसा कुछ ही लोग, हम मतलब मैंने तो अभी तक देखा नहीं किसी को इस तरह का शपथ पत्र देते हुए। तो अगर इस तरह का शपथ पत्र आगे से दिया जाएगा तो राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और जनता के हित की बात होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की जो शपथ की जो बात की जाती है, तो शपथ ये बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी है वो जनता के साथ करेगा और जनता जो है वो वायदे जो शपथ पत्र में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, अगर वो पूरा नहीं करता है प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद, तो जनता फिर उनसे सवाल कर सकती है। लेकिन क्या मानते हैं कि जनता इतनी सशक्त है कि कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाए और उसके बाद फिर वह उससे सवाल कर सकती है? क्योंकि सवाल तो अभी भी बहुत बनते हैं, बहुत पहले से भी बहुत लोग जीते हुए हैं, जीतते रहे हैं, जीतेंगे। लेकिन जनता को क्या आप मानते हैं कि वो सीधे सीधे सवाल कर लेती है? हमारा ये कहना है कि हम अगर तो जनता, ऐसा नहीं है, जनता सवाल करती है। जनता के सामने अभी तक हमें अवसर कब आते हैं? चुनावों में। हम उस एक और अवसर उसे देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और कई संगठन ये इस पे काम कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल के ऊपर, कि अगर वो आदमी वायदे पूरे नहीं करता तो उसे वापस बुला लिया जाए। इधर हमने शपथ पत्र की भी बात करी है, शपथ पत्र उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हक देता है जनता को। तो इस तरह का हम ये करने जा रहे हैं और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऑल इंडिया पार्टी डेमोक्रेसी संगठन का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मुझे भारत गठबंधन और अल्टरनेट नोबल नेशन अलायंस का समर्थन प्राप्त है। मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा है। आप इसका, अगर मेरी बातों का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि मैं झूठे वायदे नहीं कर रहा और मैं कोई मतलब ऐसा नेता नहीं हूँ जो सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहा है, कर कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। और हम चाहेंगे आगे प्रथा है, आप मुझे अपना वोट दीजिए, निश्चय ही जीत हमारी होगी। तो ये थे हमारे साथ पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विमल कुमार सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सवाल हमारे मन में आए, हमने खुल के वो आपसे सवाल किए और आपने जो भी जवाब दिए, जनता इसका निर्णय खुद लेगी। आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24।